नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी वर्णमाला में संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखने वाले हैं। विभिन्न प्रकार की परीक्षा में किस तरह से व्यंजन और स्वर से संबंधित प्रश्न आए हैं या आते हैं या जिनके आने की संभावना है, वो सभी के सभी देखने वाले हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर हमारे पास दिया गया है हिंदी वर्णमाला का, वो है स्वर। दूसरा है व्यंजन। जो हिंदी वर्णमाला होती है वो स्वर और व्यंजन दोनों का सम्मिलित योग होता है। इन सभी के अलावा हिंदी वर्णमाला में कुछ एक्स्ट्रा शब्द भी होते हैं। उन एक्स्ट्रा शब्दों को शामिल करने के बाद अगर जो कुल वर्ण देखे जाएँ हिंदी वर्णमाला में, तो टोटल हो जाएंगे 52। अगर जो सभी को शामिल ना करें तो हमारे पास जो हिंदी वर्णमाला में कुल शब्द जो होंगे, सॉरी शब्द नहीं वर्ण होंगे, वो 46 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले जो स्वर होते हैं वो होते क्या हैं। देखिए, जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं और ये स्वतंत्र एक तरह से ध्वनियाँ होती हैं। इनके उच्चारण के लिए किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे यहाँ पर आ है, बड़ा आ है, आप अगर जिसको पढ़ेंगे तो इसमें अन्य किसी की सहायता नहीं ली जा रही है, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रहे हैं। वहीं व्यंजन की बात करें तो व्यंजन का अगर उच्चारण करेंगे तो इन व्यंजन जितने भी व्यंजन दिए गए हैं, इन सभी के उच्चारण में हमें स्वर की ज़रूरत होती है। जैसे आप का पढ़ेंगे तो इसमें आ का साउंड आएगा। जैसे आप यहाँ से जा पढ़ेंगे तो इसमें भी आ रहा है। था पढ़ेंगे तो इसमें भी आ रहा है। इस तरह से जितने भी व्यंजन होते हैं इन सभी की उच्चारण के लिए स्वर की ज़रूरत होती है, लेकिन स्वर के उच्चारण के किसी भी व्यंजन की ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं स्वर की संख्या। ओवरऑल स्वर की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में? आपने जो देखा होगा, जो है छोटी क्लासों की किताबों में या फिर कह सकते हैं प्राइमरी किताबों, वहाँ पर इस तरह से स्वर लिखा होता, तो इस तरह से व्यंजन और ये री भी शामिल था उसमें, और इस तरह से टोटल वहाँ पर अगर जो रीड करेंगे तो आपको 13 मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर की संख्या है टोटल, वो 13 नहीं है, बल्कि ग्रामेटिकली या जो विभिन्न प्रकार की एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वहाँ पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या केवल और केवल 11 होती है। कौन कौन से हैं देखिए इसमें, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो आ है छोटा, आ बड़ा, आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के साथ ए ओ औ। बस यहाँ तक ये जो 11 हैं यही स्वर माने जाते हैं। बाकी जो बचे ये 2 हैं, ये स्वर की कैटेगरी में नहीं आते, जिसमें अंग और आ है। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। इन दोनों को आयोगवाह कहते हैं। इसमें से जो ये अंग की मात्रा है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और जो ये आह की मात्रा है इसको हम विसर्ग कहते हैं। इन दोनों का जो सम्मिलित योग है इन उनको हम आयोगवाह कहते हैं। तो इस तरह से अंग और आह जो हैं ये आयोगवाह हैं, ये स्वर नहीं है। एक चीज़ और बता देते हैं, जो आपको आ दिख रहा होगा, आ स्वर जो होता है हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण है, इसको शहीद वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन आपको दिख रहे होंगे ये का। ठीक है, व्यंजन का कुछ वर्ग भी रखा गया है, जैसे जिस वर्ण वर्ग से स्टार्ट होगा जिस क्रम से, उसको उसी का वर्ग कहा गया। जैसे ये का वर्ग है, ये पूरी सीरीज़ का वर्ग है। ये वाली चा वर्ग है। ठीक है, ये वाली टा वर्ग है। ये वाली ता वर्ग है। ये वाली पा वर्ग है। इस तरह से इनका नाम भी रखा गया है। ठीक है, ये तो एग्ज़ाम में आता नहीं। एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम में ये आता है कि कंठ वर्ग का कौन सा वर्ण है। यहाँ पर कंठ, देखिए कंठ वर्ग क्या होता है। ठीक है, कंठवर्ग मतलब ऐसे शब्द या फिर सॉरी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में गले की सहायता ली जाती है। जैसे आप देख रहे हैं का जो वाला सीरीज़ है, ये का सीरीज़, ये पूरी की पूरी कंठ सीरीज़ आती है, कंठ वर्ग में आते हैं और ये कंठ वर्ण है। जैसे का है, ख, ग, घ, अंगा, तो ये सब ये जो कंठ से उच्चारित हो रहे हैं इसलिए ये कंठ वर्ण है। एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस तरह से कुछ दिया रहेगा और उसमें से कुछ इस तरह से 4 शब्द दे दिए जाएंगे इस तरह से, और पूछा जाएगा दिए हुए शब्दों में से कौन सा कंठ वर्ण है। तो आप टिक क्या करेंगे, घ। आप चेक कर सकते हैं इन सभी को रीड करने के बाद, जिसका कंठ से रिलेशन होगा वो कंठ वर्ग हो जाएगा, कंठ वर्ण हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, जो दूसरा चा वर्ग है, चा वर्ग को क्या कहा जाता है। देखिए चा का उच्चारण करेंगे तो चा, तो ये तालु से टच करेगी, आपकी ज़बान जो रहेगी ऊपर वाले तालु से टच करेगी, इसलिए इसको तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य वर्ण कहते हैं या तालव्य वर्ग आएगा। तालव्य व्यंजन जो है, सॉरी तालव्य जो व्यंजन है ये वर्ण तो है, हाँ व्यंजन व्यंजन या वर्ण सेम ही होता है। जो तालव्य व्यंजन है, ठीक है, तालव्य व्यंजन में कौन कौन आता है, च, छ, ज, झ, अइयाँ। ठीक है, ठीक है, च, ज, अइयाँ। ठीक, अब ये देखिए चा जैसे रीड करते हैं तो आप जबान जो होती है ऊपर वाले तालु से टच करेगी, छा भी टच करेगी, ज भी टच करेगी, झा भी टच करेगी। आप बिना टच किए इनको रीड नहीं कर पाएंगे। रीड करके कोशिश करिए, जरा ज़बान को नीचे वाले तालु से चिपका के रखना है, ऊपर टच नहीं करना है, बोलना है आपको च। देखिए बोल पाते हैं, च नहीं बोल पाएंगे, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपके च
वर्ण जो होता है वो तालव्य वर्ण होगा। प्रश्न कैसे आएगा, इस तरह से आपको कुछ दिया जा सकता है, ठीक है, और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा तालव्य वर्ण है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो वर्ण है वो ट वर्ग है, ठीक है। ट को जो रीड करेंगे ट, तो ये हो जाएगा आपका मूर्धन्य, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका मूर्धन्य हो जाएगा। मूर्धन्य का क्या मतलब है, मूर्धन्य का मतलब ये है कि ये जो वर्ग है, ये जो ये वर्ण है, ये व्यंजन है, ठीक है। मूर्धन्य जो व्यंजन है ये ट ठ ड ढ ण, ठीक है। इन सभी के उच्चारण करते समय जो जबान होती है वो जो ऊपर वाला तालु होता है उसको टच करने से पहले मुड़ जाती है या फिर मुड़ कर टच करती है। जैसे आपने पढ़ा ट, ट को रीड करेंगे, देखिए जबान टच करके वो रीड कर रही है, मतलब बोल रही है। फिर ठ बोलेंगे तो ऐसे ही होगा, ड ढ, इस तरह से जबान टच कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, मूर्धन्य हो जाएंगे। प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कैसे हो सकता है या प्रश्न एग्ज़ाम में कैसे आता है, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे इसमें कौन सा मूर्धन्य है, तो आपको बताना आना चाहिए, ठीक है, पहचान आना चाहिए। जैसे अभी हमने तालव्य पढ़ा था चा छा, तो कुछ और भी हैं, इनके अलावा भी कुछ हैं, कुछ शब्द होते हैं जो च वर्ग में आएंगे या तालव्य वर्ण में आएंगे, जिसमें इसमें श, ये बड़ा वाला जो श होता है वो तालव्य वर्ण में आता है, ठीक, याद रखिएगा। जो बड़ा वाला श है वो तालव्य वर्ण में आता है। जैसे इसको रीड करेंगे तो क्या रीड करेंगे, श, देखिए जबान जो रहेगी इस ऊपर वाले तालु को टच करेगी, श। इसके अलावा इसमें एक और आता है वो है य, इसमें भी थोड़ी सी जबान ऊपर उठती है, य, तो ये भी क्या है आपका तालव्य वर्ण का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो था वो ता वर्ग है। ता वर्ग में देखिए क्या है, ये ता वर्ग, इन वर्ग को दंत वर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे, दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन मतलब इसके उच्चारण में दांत को जबान टच करेगी, जो दांत हैं ऊपरी वाले दांत उनको टच करेगी जबान। जैसे ता बोलेंगे तो ता देखिए दांत टच कर रहा है, थ में टच करता है, द में टच कर रहा है, ध में टच करेगा, बट न पार्ट नहीं, याद रखिएगा दंतव्य व्यंजन का पार्ट न नहीं है, न के बोलने में जबान दांतों को टच नहीं करती है। तो ये हो जाएंगे आपके दंतव्य व्यंजन, दंतव्य व्यंजन में, ठीक है। सभी हो गया दंतव्य व्यंजन में। दंतव्य व्यंजन के अलावा जो ना जो नहीं है, एक चीज़ और है दंतव्य व्यंजन में, आपका एक जो व्यंजन आता है वो है सा। ये वाला सा जो है वो दंतव्य वर्ण आएगा, दंतव्य व्यंजन में आएगा। जैसे दंत व्यंजन में आएगा, जैसे आप सा रीड करेंगे तो ये जो सा होता है इसको मध्यम सा है, इसको आप रीड करेंगे तो जो जो आपकी ज़बान रहेगी ऊपर वाले दांतों को टच करने की कोशिश करेगी, स। देखिए इसको रीड करेंगे स, जबकि ये वाला शा जो था वो तालव्य था, इसमें ज़बान जो है तालु को टच करती है, श। इसलिए आपने सिंगर्स को देखा होगा या सुना होगा तो वो ये वाला श श बोलते हैं और इस वाले को स बोलते हैं, क्योंकि इसमें उनको पता है कि ज़बान कहाँ टच करानी है और इस वाले में कहाँ टच करानी है, ठीक है। ये हो गए हमारे दंत व्यंजन। नेक्स्ट आता है हमारे पा फा बा वाले, इनको कहेंगे ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन का क्या मतलब है, इनके उच्चारण में दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं। ये वाली सीरीज़ में पूरे ओष्ठ आपस में मिलेंगे। यकीन नहीं होता तो आप बिना जो है जबान को टच कराए हुए, दोनों दोनों होंठों को टच कराए हुए आप पा बोल के देखिए, आप दोनों होंठों को रोक दिए, पा बोलिए ज़रा, नहीं बोल पाएंगे आप। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये होस्ट ओष्ठ जो है वर्ण है, व्यंजन है। नेक्स्ट जो बचा हुआ है सीरीज़ है वो क्या हो जाएगा आपका, याद रखिए य र ल व, ये आपके क्या है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, और ये शा, बड़ा शा, मध्यम सा और छोटा सा, और हा, ये आपके क्या है, श्लेष व्यंजन है, ठीक है। सॉरी, श्लेष्म, श्लेष्म व्यंजन है, श्लेष्म नहीं है, सॉरी गलती हो गई, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। य र ल व सा ये अंतस्थ व्यंजन है, और श श श ह ये आपके क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। इतना हो गया है। इतना होने के बाद आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो दिख रहा है आपको छा, त्र और ज्ञा, इसके अलावा यहाँ पर एक और होता है वो है श्र, ठीक है। ये जो है चार, ये जो चार हैं व्यंजन, इन व्यंजन को कहते हैं हम संयुक्ताक्षर, सॉरी संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में ये आपको महत्वपूर्ण है कि ये छा जो होता है कैसे बनता है। जैसे ये छा आएगा आपको ऑप्शन में दे दिया जाए का प्लस, ऐसे दे दिया जाएगा आपको का प्लस सा, ये ऑप्शन दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बना सकते हैं आपके लिए का प्लस ये वाला शा, तीसरा ऑप्शन बना सकते हैं का प्लस ये वाला सा। तो आप कौन सा टिक करेंगे, ये वाला सा, ठीक है। ये तो आपका ऑप्शन जो रहेगा, याद रखिएगा जो छ होता है वो कैसे बनता है, क और ये वाले षटकोण सा से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास है ये छत्र, त्र कैसे बनेगा, तो देखिए त्र बनाने के लिए त प्लस रा की ज़रूरत होती है, ये ता ऐसे बनता है, योग है, ठीक है। जैसे आपके पास गया है तो गया कैसे बनेगा, जा प्लस अइयाँ से बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा ये जा प्लस अइयाँ से बनता है। जो श था वो ये वाला शा से बनता है, बड़े वाले शा प्लस रा से बनता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा आपको बता देते हैं ये जो अंतिम ये जो दिख रहे हैं ये 5 वर्ण, ठीक है, जिसमें शा को इंक्लूड ना करें, ये वाले इन वर्णों को कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक कहते हैं, या फिर इनको कह सकते हैं पंचम वर्ण भी कहते हैं। इनको उच्चारण में
नाक की ज़रूरत पड़ती है, नाक से बोले जाते हैं, इसलिए पंचम वर्ण है ये, अनुनासिक इनको कहते हैं। ठीक है, इतना बताने के बाद आपको एक चीज़ और बता देते हैं। जो हा है हमारा, ये हा, हा जो है ये वर्णमाला का स्वर यंत्रमुखी जो है व्यंजन है, इसको स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे व्यंजन हैं या फिर एकलौता ऐसा व्यंजन वह है जिसको हम कहते हैं अंत्योष्ठ व्यंजन। अंत्योष्ठ का क्या मतलब है? अंत्योष्ठ मतलब इसमें जो है, सॉरी अंत्योष्ठ नहीं, दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है, वो क्या है आपका? वह अकेला है, दंत्योष्ठ व्यंजन है। ठीक है, जिसमें दांत और ओष्ठ की सहायता से वह बोला जाता है। इसके अतिरिक्त आपके कुछ और व्यंजन हैं, जैसे आपने सुना होगा वर्त व्यंजन। वर्त से व्यंजन, वर्त से व्यंजन क्या होते हैं? इनके उच्चारण में जो जबान होती है वो ऊपर वाले तालु के मसूड़ों को टच करेगी, दांतों वाले मसूड़ों को टच करेगी। जैसे कौन कौन से हैं? तो देखिए, जिसमें है नरल, न, र, ल। इनके बोलते समय देखिए, न बोलेंगे तो आपकी जबान जो जाएगी ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों को टच करेगी, न, र, ल। ठीक है, ये वर्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त आपके कुछ उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में कुछ एक्स्ट्रा व्यंजन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये ड और ये ढ, तो यहाँ पर ये ऐसे डॉट लगा रहता है। जब अगर यहाँ पर इस तरह से डॉट लग जाएगा तो ये उच्छिप्त व्यंजन हो जाएगा। जैसे ये ढा बना हुआ है, यहाँ डॉट लग जाएगा तो ये क्या रहेगा? उच्छिप्त रहेगा। और इस तरह से रहेगा या फिर इधर बगल में डॉट रहेगा तो ये क्या रहेगा आपका? ये जो रहेगा आपका ट वर्ग में आएगा। ट वर्ग क्या मतलब? मूर्धन्य हो जाएगा। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि दिए गए व्यंजन में से कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा नहीं है, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन बताना है आपका कौन सा है। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। ठीक, और आपको दे दिया गया ना, तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? ये होगा क्या मूर्धन्य? नहीं होगा, उच्छिप्त होगा। इधर मात्रा रहेगी तो उच्छिप्त हो जाएगा, अगर जिसकी जगह यहाँ लगा देते तब ये हो जाता, तो आपका आंसर क्या आएगा? णा आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया इतनी सारी चीज़ें। अब कुछ और छूटा हो तो वो देख लेते हैं। हमने यहाँ से सारा का सारा लगभग देख लिया है। अब हमें नहीं लगता कुछ बचा हुआ है। ठीक है, सारा का सारा हमने बता दिया है। एक चीज़ और है, अगर स्वर को देखा जाए तो स्वर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इनको 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। 3 हिस्सों में विभाजित कैसे करेंगे स्वर को? स्वर को विभाजित करते हैं तो पहला जो हिस्सा हमारा बन सकता है वो हो सकता है दीर्घ स्वर, सॉरी मूल स्वर। पहला हिस्सा जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? मूल स्वर। मूल स्वर आएंगे। फिर जो दूसरा है उसमें हम प्लुत स्वर बना सकते हैं। तीसरा जो है उसमें क्या बना सकते हैं? कैटेगरी कर सकते हैं संधि स्वर की। ठीक है, मूल स्वर को हम क्या कहते हैं? ह्रास्व स्वर कहते हैं। मूल स्वर को हम ह्रास्व स्वर भी कह सकते हैं। अगर जो आपसे पूछा जाए मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से हैं? छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है इसमें, और री है। तो यह आपके मूल स्वर हो जाएंगे। छोटा आ, फिर से देख लीजिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ह्रास्व स्वर भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर क्या होता है? आपका जो आवाज़ वाला साउंड ये ऐसे बनता है, वो आपका इकलौता प्लुत स्वर होता है। संधि स्वर को बात करें, संधि स्वर को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। संधि स्वर को पहला आपका बन सकता है यहाँ पर संधि स्वर में दीर्घ स्वर, और दूसरा जो बन सकता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो आपको पता है दीर्घ स्वर 3 होते हैं। कौन सा होता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर 4 होते हैं। कौन सा होता है? ए होता है, ए होता है, ओ होता है और औ होता है। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। इनका मतलब है संयुक्त मतलब ये 2 स्वरों के योग से बने हुए हैं ये वाले। तो ये हमने स्वर को कैटेगराइज कर दिया। हमने अभी व्यंजनों को देखा था, ये उच्चारण के आधार पर हमने देखा था। ठीक है, उच्चारण के आधार पर। अब स्वर यंत्रमुखी के आधार पर इनको अलग 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा स्वर यंत्रमुखी के माध्यम से इनको महाप्राण और अल्पप्राण की कैटेगरी भी की जाती है। महाप्राण और अल्पप्राण। ठीक है, महाप्राण क्या होता है? महाप्राण देखिए, इसको नाम से पता चल रहा है, महा मतलब बड़ा, बड़ा मतलब जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है सीरीज का, यहाँ से लेकर सिर्फ पा तक। ठीक है, ये इसे कहेंगे महाप्राण। दूसरा और चौथा हर अक्षर, जैसे यहाँ खा है और गा है, सॉरी घा, ये क्या है आपका? महाप्राण है। इसमें छा है और झा है, ये क्या है? महाप्राण। ठ है और ड है, महाप्राण है। थ है और ध है, महाप्राण है। फ है और भ है, क्या है आपका? महाप्राण। बस अब यहीं तक रुकना है, इसके आगे नहीं जाना है। अब जो आगे वाला महाप्राण रहेगा वो सीरीज़ इसमें 2 और चौथा, दूसरा चौथा नहीं रहेगा, बल्कि अब जो महाप्राण आएगा उसमें ये बड़ा सा, ये मझला सा, ये छोटा सा और ये हा, तो ये वाले हो जाएंगे आपके महाप्राण। अब जो इनके अलावा ये लास्ट वाले छोड़ के, इन दोनों को, इन तीनों को छोड़ करके जो बचे हुए रहेंगे आपके, वो यहाँ पर जैसे का है, ग, अंगा, ट है, ड, ण है, त है, द है, न, ये आपके क्या रहेंगे? ये सभी के सभी रहेंगे आपके अल्प प्राण। ठीक है, याद रखिएगा।
अल्प प्राण में याद रखिएगा य र ल व, य र ल व आपका अल्प प्राण है। तो य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन भी कह सकते हैं, इसलिए आप याद कर सकते हैं कि अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन सभी शामिल होते हैं। ठीक है। और श श ह जो होता है हमारा, ये क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन किस में आएंगे, तो महाप्राण में आएंगे। ठीक है। इसके अलावा और भी आपको बता देते हैं, इसके अलावा एक वर्ण होता है, एक तरह से विभाजित करते हैं घोष और सघोष, सॉरी घोष या अघोष, घोष या अघोष, घोष या अघोष वर्ण। ठीक है। घोष को सघोष भी कहते हैं, घोष और अघोष। अघोष से स्टार्ट करते हैं, याद रखिएगा। अघोष का मतलब क्या रहेगा, पहला और दूसरा, सीरीज का पहला और दूसरा व्यंजन जो अघोष रहेगा, जैसे का और खा अघोष है, चा और ठ छ अघोष है, टा और ठा अघोष है, ता और था अघोष है। ठीक है। पा फा अघोष है। बस यहीं रुक जाना, इसके आगे नहीं जाना। ये अघोष मिल गए हमको स्टार्टिंग वाले। जो बाकी ये बचे हुए ये क्या रहेंगे आपके सारे के सारे, सॉरी ये भाभा माँ, ये सब क्या रहेंगे आपके, सघोष रहेंगे। ठीक है। सघोष रहेंगे, सघोष या घोष वर्ण रहेंगे। ठीक है। याद रखिएगा जो अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण में आपका क्या आता है, अघोष वर्ण जो रहेगा हमारा, उसमें क्या आएगा, ये शा आएगा, ये शा और ये शा आएगा, बाकी नहीं आएगा। जबकि हमने देखा था ये शा के साथ हा जो था वो हमारा महाप्राण में आया था। ठीक है। जो ऊष्म व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन ये सभी के सभी कहाँ थे, महाप्राण में थे। जबकि यहाँ पर अघोष में है और वहाँ पर कौन नहीं है, तो हा यहाँ पर अघोष में होते वक्त भी हा इसमें शामिल नहीं किया गया। अब अगर जो घोष वर्ण की बात करेंगे तो जितने हैं, जैसे या र ल व के साथ जो हा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है। या र ल व क्या हो जाएगा हमारे, उसके साथ हा भी क्या हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है। ये थी हमारी जो है इसमें जानकारी। इसके अलावा हमने आपको ये तो बता ही दिया, ये वाले जो वर्ण है ये पंचम वर्ण कहते हैं। विसर्ग क्या होता है हमने बता दिया आपको, अनुस्वार क्या होता है, हलंत क्या होता है, जैसे हमने का लिखा है, ये का के नीचे ऐसे लगा दिया तो ये हलंत हो जाएगा। इसका क्या मतलब, उसको हलंत रीड करते हैं। ये जहाँ पर भी लगाते हैं उस शब्द को क्या करता है, वो पूरा का पूरा आधा कर देता है, पूरे शब्द को क्या करेगा, आधा कर देगा। सो आई होप इसमें आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।